हेलो एस्पिरेंट्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आज 13 जून है। आज हम 12 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि पीआईबी का आर्टिकल है वो रात को 10 बजे तक भी रहते हैं। कई बार तो हिंदी मीडियम में तो ये होता है कि अगले दिन भी आर्टिकल को डाले जाते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल हैं वो अगले दिन भी डालते हैं। तो इसलिए क्या है कि एक दिन पहले का ही पॉसिबल है। और उसके अंदर आप जो 29 मई वाला एक कमेंट था तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि पहले के जो आर्टिकल है उन्हीं के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 29 नहीं तो 28, 27, 26 पहले के जो आर्टिकल है उन्हीं के अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि कुछ छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए हो सकता है कि वो पहले जो बाद में डाले हुए आर्टिकल होते हैं पीआईबी पे नहीं आते, या फिर कुछ लंबा सेशन हो जाता है, इसलिए मैं पहले के जो आर्टिकल हैं उनको बाद में कवर करवा देता हूँ। लेकिन छोड़ते नहीं हैं हम। ठीक है। और उसके बाद में जो पीआईबी बैकग्राउंडर वाली न्यूज़ थी तो वो हम उसको डिटेल में ही करने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म के अंदर करने से कोई फायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। बाद में हम जैसे जब रिपीट मोड में आएंगे ना, तब उस टाइम पे हम पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ें हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में बाद में करेंगे। एक बार इसको डिटेल के अंदर ही चलने दो, क्योंकि वो छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे उसके अंदर काफ़ी ब्रिज वगैरह थे वो छूट गए थे, है ना। तो वो मैंने बाद में ऊपर से ऐड करवा दिए थे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन वो काफ़ी कोई भी चीज़ है पॉइंट छूटे नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में ही लेके चलेंगे इसको। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन था कि इंडेक्सिंग वाला, तो इंडेक्सिंग वाला भी हम ऐड कर देंगे। ऐड करना ही है वो तो सारी चीज़ें, पर ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इसके चक्कर में जो आपकी सार्थक सीरीज़ है, मेंस की जो बुकलेट आती हैं, तो उसके अंदर थोड़ा डिले हो रहा है। तो पीआईबी के अंदर काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम पीआईबी की तरफ दिया जाए। बस जो हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारी पीआईबी की न्यूज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएं। उसके अलावा फॉर्मेटिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मैटर नहीं करती है हमारे लिए। ठीक है। तो हम आज सेशन शुरू करते हैं फिर। ठीक है, चलो। हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है, आपको पता है। अभी उसकी क्लासेस चल रही हैं। और उसके अलावा हिंदी लिटरेचर का जो हमारा प्रोग्राम है वो श्याम सर करवा रहे हैं, तो वो भी अभी 12 तारीख को उसकी एक क्लास हो चुकी है, ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है। आप ऐप के ऊपर जाके, जो हमारी स्टडी आई विद डीजे ऐप है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब 12 तारीख से शुरू हुई है और अभी अगली क्लास है वो आपको 15 तारीख तक का टारगेट दे रखा है। उसके अंदर आपको जो 2 दिन के अंदर क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ बता रखी है आपको। ऑडियो फीडबैक के द्वारा श्याम सर है, तो वो आपको जो कॉपी वगैरह चेक करके वो बताएंगे कि है ना, लाइव आंसर राइटिंग तो होगी। इसके अंदर जो 5, 7, 6 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग में तो। और इसमें जो पीवाईक्यू वगैरह की जो थीम है उस आधार पर पहले थीम एनालिसिस की जाती है, फिर उसके बाद में आपको बताया जाता है कि आंसर राइटिंग लाइव करवाई जाती है। लाइव क्लास के अंदर बैठ के ही आप 5 क्वेश्चन लिखोगे और उसी टाइम पे आपको मॉडल आंसर भी दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद में भी आप जो अपनी जो कॉपी है उसको वहां पे भेज सकते हो। और आपको ये है कि उसका वेट नहीं करना है। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या पढ़ रहे हो, उसके साथ में आप आंसर राइटिंग करते रहो, क्योंकि है ना, आप वेट करोगे कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं करूंगा, क्योंकि ये सिलेबस कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। हो चुका है थोड़ा बहुत भी, ये आपने एक बेसिक वगैरह इस तरीके से जो एनसीईआरटीज वगैरह है वो कवर कर ली हैं, तो उसके बाद में आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये साथ साथ में होने वाली चीजें हैं, आप वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग है वो एक दिन का खेल नहीं होता है। मैं तो एक बार पहले भी आपको बता रहा था कि एक शायरी की तरह है। जैसे आप है ना शायरी लिखते हो तो उसके अंदर काफी टाइम लग जाता है सीखने के अंदर, उन चीजों के अंदर। तो जैसे मतलब ये कीवर्ड है उनको सीखना, ये सारी चीजें छोटी छोटी बारीकियां हैं उनके अंदर ऐड करनी चीजों को। तो ये आंसर राइटिंग के अंदर जब आप डेली करोगे तभी फायदा होने वाला है। और 6 महीने तक इसके अंदर आंसर राइटिंग, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर करवाई जाएगी। और ये 80 दिनों का इसके अंदर टारगेट रहेगा कि आपकी जो मेंस, ये ऑप्शनल की जो टारगेट है वो 80 दिन का है, कि 80 दिन के अंदर आपको सारा सिलेबस है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको करवा दिया जाएगा, कि मतलब उसकी आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आज आज भी काफी सारे आर्टिकल हैं, हमेशा ही रहते हैं। आज पहला आर्टिकल ओएनडीसी और डिजी दुकान से संबंधित है। डिजी दुकान क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप में है जो, जैसे मतलब ओएनडीसी आपको पता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो उसके बाद में जैसे ओएनडीसी होता है, ये फ्लिपकार्ट अमेजन होता है, तो वैसे ही सरकारी एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब नॉर्मल किराना स्टोर वगैरह, ये छोटे दुकान वाले हैं, ये भी यदि अपना सामान बेचना चाहें, ऑनलाइन बिक्री करना चाहें, तो उसके लिए ये होता है। अब डिजी दुकान के अंदर क्या होगा, ये बिजनेस टू बिजनेस है, कि मतलब जो डिजी दुकान, ये छोटी दुकान वाले जो किराना स्टोर वाले होते हैं, तो इनको क्या है कि माल है वो काफी महंगा पड़ता है, जो मतलब ये खरीदते हैं तो ये महंगा पड़ता है, और फिर ये जो बेचते हैं तो इसको भी है ना सस्ता बेचना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े मार्ट वाले, मॉल वाले, ये उनको सस्ते के अंदर बेचते हैं। तो नॉर्मल जो आदमी है, हम नागरिक हैं, तो किराना स्टोर पे जाने के बजाय हम वहां पे जाएंगे। तो इसकी बजाय यहाँ पे क्या है कि ये प्रतिस्पर्धी तरीके से सामान खरीद सकें, उसके लिए बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप है ये डिजी दुकान। और इसको ओएनडीसी तो है ही, उसके अलावा डीपीआईआईटी है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, आपको आपने कई बार सुन लिया होगा डीपीआईआईटी के बारे में तो। ठीक है। तो ये दोनों मिलके और डिजी दुकान के माध्यम से
अब जो किराना स्टोर है तो उनको एक सस्ते तरीके से कैसे प्रोवाइड करवाई जा सकता है सामान, जो किराने का सामान है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो ये मतलब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन वगैरह, तेल वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट होती हैं। तो उसके अंदर ये डिजी दुकान इनके लिए बिजनेस टू बिजनेस, जो मतलब खुदरा विक्रेता और जो किराना स्टोर वाले हैं उनके लिए ओएनडीसी हो गया, डीपीआईटी हो गया। और उसके अलावा जैसे ये 70, अभी क्या है कि एक डाटा ऐसा ही है, नॉर्मल है ये तो, कि 75 से 80% है जो सामान हम एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो मतलब तेल साबुन वगैरह जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो क्या है कि 70 to 80% है ये किराना स्टोर वाले ही बेच रहे हैं अभी। ठीक है, तो बस यही था इसके अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं है, हमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगला आर्टिकल है, ये आर्टिकल भारत इनोवेट्स 2026 है, इससे संबंधित है, और ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, तो वो फ्रांस की यात्रा पे गए हुए हैं, और फ्रांस के नीस शहर के अंदर उन्होंने जो शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है तो उसका एक उद्घाटन टाइप में ऐसा करेंगे। और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, भारत क्या है कि पहले जो टेक्नोलॉजी का एक उपभोक्ता ही था, अब क्या है कि हम नवाचार वगैरह करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और लगभग 120 से ज्यादा जो स्टार्टअप हैं, 120 के समथिंग स्टार्टअप हैं, तो वो एक साथ में मिलके और फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी सीखना, या फिर हम वहां पे उनके साथ में मिलके कैसे काम कर सकते हैं, तो उससे संबंधित वहां पे किस चीज का उद्घाटन किया गया है। ये है भारत इनोवेट 2026, अभी किया जाएगा, जो अभी कल जाने वाले हैं 14 जून को, तो उस टाइम पे ये होगा। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या है वो हम देख लेते हैं। मतलब अब एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित ये है कि भाई वहां पे जो शिक्षा मंत्रालय है उसका ये स्कीम है। फिर उसके बाद में भारत इनोवेट्स स्टार्टअप कैंपेडियम। ठीक है, तो इसके अंदर 120 लोगों को, जो 3000 लोग थे, पहले पहले 3000 स्टार्टअप थे, उनमें से 1000 जो स्टार्टअप हैं उनको चूज किया गया है कि भाई इस कैंपेन के अंदर आप ही जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अत्याधुनिक शोध दस्तावेज वगैरह, जैसे मतलब आईआईटीज हैं, आईआईएससी हैं, तो उनके जो अत्याधुनिक शोध हैं उनको इस परियोजना के अंदर शामिल किया जाएगा। जो फ्रांस का नीश शहर है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, फ्रांस भारत नवाचार वर्ष, इस तरीके से हम ये मना रहे हैं। भारत और फ्रांस का एक नवाचार वर्ष है, उस तरीके से हम इस बार जो मना रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो इसका मुंबई के अंदर ये कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है, जैसे इसके अंदर डीप टेक है, डीप टेक में क्या क्या आएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो डीप टेक जैसे मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये सब है। तो इसके अंदर जो रिसर्च वगैरह किया जाएगा, इस तरीके से दोनों देश हैं, भारत और फ्रांस हैं, वो मिलके काम करने वाले हैं। ये शिक्षा मंत्रालय आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने बताया कि 3000 स्टार्टअप थे, उसमें से 120 को चूज किया गया है। तो इनको चूज किया है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, कौन है, अजय कुमार सूद है हमारे, तो उन्होंने इनको चूज किया था। फिर संस्थानों की भागीदारी, आईआईटी मद्रास, दिल्ली वगैरह, ये सारे जो 15 अच्छे अच्छे संस्थान है वो इसके अंदर भागीदारी भी कर रहे हैं साथ में। और उपलब्धि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो भी शामिल है, कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वो भी शामिल है, जैसे आइडिया फोर्ज है, एथर एनर्जी है, इस तरीके की जो शेयर मार्केट में जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। बस अपने काम का इतना ही था, वो हमने देख लिया। अब अगला आर्टिकल वारिया नामक एक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल से संबंधित है। एक अवतार नाम का एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो क्या है कि उन्होंने वारिया नामक एक एआई जनरेटिंग एक ऐप बनाई है, या फिर आप प्लेटफॉर्म बना दो, बता दो इसको, तो है ना, ये इन्होंने बनाया है। और उसके अंदर क्या होगा, जैसे हम जेमिनी, ग्रोक वगैरह, अलग अलग जो चैट जीपीटी वगैरह काफी सारी यूज में लेते हैं, लेकिन ये स्वदेशी है, स्वदेशी कंपनी है हमारी यहाँ की। और इनको जब हम प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट मतलब कुछ भी लिखेंगे कि भाई स्टोरी टाइप में ऐसे लिख के देंगे इनको, तो ये क्या है कि वीडियो जनरेट करके दे देगा, और वीडियो जनरेट करके, और ये स्वदेशी तकनीक से देगा। और इसके अंदर जैसे मतलब जो भारतीय भाषाएं, संस्कृति, उसको भी सम्मिलित करेगा। जैसे आप चाहते हो कि वो ऐसा कपड़ा पहने, आपके जो वीडियो के अंदर कोई कलाकार होगा तो वो ऐसा पहने, वो सारी चीजें इसके अंदर जो स्वदेशी तरीके से हो सकती हैं, वो भी इसके अंदर कोशिश की गई है। तो ये भारत का पहला ही मान सकते हो इसको। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, इसके तहत इन्होंने बनाया है, और ये स्वदेशी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वारिया के बारे में यदि सीधा पूछा जाए तो ये एआई जनरेटिंग मतलब मॉडल है, जो प्रॉम्प्ट से लेके, मतलब आप टेक्स्ट से लिखोगे और टेक्स्ट से लेके और वीडियो जनरेट करके देगा, बस यही है। और इसमें क्या है हम देख लेते हैं। मंत्रालय आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय है और इंडिया एआई मिशन है। ठीक है, उसके बाद में वारिया क्या है, ये डिस्टिल्ड वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है, ये मैंने बता दिया। ये कंपनी का नाम है अवतार एआई, ये इंडिया की है। ठीक है, और ये टेक्स्ट टू वीडियो बनाता है, टेक्स्ट आप डालोगे तो वीडियो बना के दे देगा। पहले क्या है कि जैसे 50 चरणों के अंदर ये चीजें होती थी, अब इनको घटा के 4 चरणों के अंदर ही लेके आ गए हैं, मतलब ये बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी कुल मिला के ये है। और ये मॉडल प्रमुख है, जो 10 गुना है ना अधिक कुशल होगा पहले से, जो जितने दूसरे मॉडल चल रहे थे उससे काफी गुना ज्यादा कुशल है ये, और लागत मतलब सस्ता भी है, जो मतलब 0.48 रुपए प्रति सेकंड के लागत पे ही वीडियो बना के दे देगा, मतलब बहुत ही कम लागत है। जैसे मतलब भारत के जो विविध सामाजिक और सांस्कृतिक वगैरह संदर्भ हैं, तो वो सब है ना इसके अंदर डिजाइन किए जा सकते हैं। कि वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि पहनावा वगैरह ऐसा डालना चाहते हो तो। अब डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन, इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा शेफ है, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक छोटा उसको स्टूडेंट होता है उसका, तो उसको वो चीज़ सिखाता है, और वो फुर्तीला है, स्टूडेंट है जो फुर्तीला है, तो वो चीज़ को जल्दी सीखता है, और जल्दी उसका जो खाना बनाने का तरीका है वो ऐसा है कि स्वाद तो चेंज नहीं होगा, वो खाना वैसा ही रहेगा, लेकिन उसको बहुत अच्छा और जल्दी बना देगा वो, कुल मिला के स्पीडी काम करता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिजिटल वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक मॉडल कंप्रेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज में ली जाती है, और इसमें क्या है कि वो जो काम है, जो वीडियो जनरेशन का जो इसका काम है, तो वो जल्दी बना के दे देगा। और इसमें जैसे मतलब कॉम्पैक्ट स्टूडेंट मॉडल है ये, जैसे टीचर मॉडल है इसके अंदर तो टाइम लगता था, अब ये क्या है कि स्टूडेंट है, ये थोड़ा जल्दी काम कर देगा और चीज भी वैसी ही बनेगी, तो इसलिए ये कॉम्पैक्ट स्टूडेंट मॉडल के आधार पे ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जल्दी काम कर देगा। कुल मिला के ये है कि डिजिटल वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो मैंने बता दिया आपको। बाद में उसमें और काम का नहीं है। उसके बाद में अगला आर्टिकल कुष्ठ रोग मुक्त भारत से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को काफी साल पहले ही जो कुष्ठ रोग है उससे मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन क्या होता है कि जैसे 10,000 की जनसंख्या होती है, उस पे यदि एक केस आता है तो उस टाइम पे डब्ल्यूएचओ घोषित कर देता है, लेकिन एक केस तो आ रहा है, तो इस ऐसा क्या है कि काफी सारे राज्य हैं, जो 5-6 राज्य हैं, उनके अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो कुष्ठ रोग के अभी भी मिल रहे हैं। तो उसको उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि उसको एक क्षेत्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया है, बस इतना ही काम का है। उसके आगे जो नीचे अंदर जो आर्टिकल के अंदर जो चीजें दे रखी हैं वो काम की है हमारे। ठीक है, न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो है मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आएगा, ये पता है आपको। हालिया आयोजन, ये मतलब कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद में 2005 के अंदर डब्ल्यूएचओ से ने इसको मुक्त कर दिया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन हासिल कर लिया था भारत ने वैसे तो, लेकिन आपको बताया कि 10,000 के अंदर एक भी आ रहा है तो इसलिए कर देता है। फिर उच्च प्राथमिकता वाले राज्य कौन कौन से, जैसे 50% मामले ना इन 5 राज्यों के अंदर ही आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, मतलब जो मध्य भारत वाले राज्य हैं लगभग वही हैं इसके अंदर। तो पिछड़े राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया है लगभग आपको। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी 2025-26 के अंदर इतने आंकड़े सामने आए, इतने मामले जो कुष्ठ रोगी हैं उनके सामने आए, लिप्रोसी वालों के, और 10,000 की जनसंख्या पे 0.56 इतने नए मामले शामिल आए, सामने आए थे। और महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है इसके अंदर, जैसे क्या है कि इसके लिए एक एसडीआर होती है और एक पीईपी होती है। इस तरीके से एक है सिंगल डोज रिफेम्पिसिन और एक है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इस तरीके से ये 2 दवाएं हैं जो मान लो कि कुष्ठ रोगी है तो उसके जो परिवार वाले हैं, जो मतलब उनके संपर्क के अंदर आने वाले जो हो सकते हैं, तो उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उनका प्रिवेंशन हो सके, कि उनके ऊपर जो कुष्ठ रोग का प्रभाव है वो नहीं हो। तो इसलिए ये दो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो एसडीआर है और एक पीईपी है, ये दवाइयां हैं एक तरीके से, ऐसे मान लो ये खुराक है। उसके बाद में एमसीआर जूते, एक एक स्पेशल तरीके के एक जूते होते हैं ये, जिसको कहते हैं माइक्रो सेल्यूलर रबर। जैसे कुष्ठ रोगी होते हैं तो उनके जो सेंसेशन है, जो पैरों के अंदर सेंसेशन है, तो वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। मान लो कोई कांटा चुभ गया है या पत्थर चुभ गया है, नंगे पैर है वो, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा दर्द नहीं होता है उनको। तो ऐसे क्या है कि उनको जो सेंसेशन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको सही बना के रखने के लिए इस तरीके के जूते प्रोवाइड करवाए जाते हैं, माइक्रो सेल्यूलर रबर टाइप के। ठीक है, कि जूते वितरित किए जाते हैं इनको। ठीक, फिर प्लेटफॉर्म वगैरह, जैसे मतलब ये कहाँ कहाँ चेक करवा सकते हो, तो उसके लिए 3 प्लेटफॉर्म है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, वरना जरूरी नहीं है ये। ये अगला आर्टिकल हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है। और ये जैसे मतलब पहाड़ी सड़क है,
तो उनके अंदर जो हमारे लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं, तो उससे बचने के लिए सरकार ने किस किस तरीके की अभी टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज में ली हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित हमें कोई भी केस स्टडी वगैरह या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, तो उसके अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। उसके लिए ये आर्टिकल है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है, 5-6 टेक्नोलॉजी है, तो वो मेरे को अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने डाल लिया था। पहली बात है कि हम निगरानी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो उससे संबंधित निगरानी की अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं वो यूज में आ रही हैं। एक तो सर सिंथेटिक अपर्चर रडार होती है, तो रडार के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि जैसे 4 धाम यात्रा है, उस वो रूट है, तो उसके अंदर इसका यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। कि उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि कोई लैंडस्लाइड वगैरह होने वाली है, तो उससे पहले ही पता चल जाता है। उसके बाद में रियल टाइम अलर्ट प्रणाली है, कि यदि थोड़ी सी भी ऐसे लगता है कि एआई जनरेटेड ऐसे मॉडल हैं, तो उससे क्या है कि रियल टाइम आपको अलर्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे भूस्खलन होने की संभावना है, ये चट्टाने हैं तो वो थोड़ी है ना शिथिल हो चुकी हैं। उसके बाद में लीडार टेक्नोलॉजी है, लाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा भी ड्रोन वगैरह के साथ में सर्वेक्षण वगैरह किए जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे कम से कम एक मानसून, जैसे मान लो कि कोई जैसे मतलब एक जमीन का रोड बनानी है सरकार को, और वहां पे क्या है कि जैसे पहाड़ी को काटा जाता है पहले तो यदि पहाड़ी को काटा है और वहां पे रोड बनानी है, तो कम से कम एक मानसून सीजन तक रुकना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि जैसे बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे जो मिट्टी है, तो वो थोड़ी दबाव आ जाता है, उसके अंदर नमी आ जाती है, और थोड़ी ऐसे है कि जम जाएगी वो। तो उसके बाद में आप उसको रोड वगैरह बनाने के काम में ले सकते हो। इससे क्या है कि लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो कम हो सकेगी। तो कम से कम एक मानसून सीजन है वो रुकना चाहिए। बाद में जो जीएसआई है, भारतीय भूगोल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, और डीजीआरई है, ये रक्षा भू सूचना अनुसंधान संस्थान है। तो ये दोनों संस्थाएं हैं, तो इनके बीच में समझौता हुआ है अभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, ये 3 टेक्नोलॉजी देख लो। इसके आगे आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। एक तो जो प्राकृतिक और इंजीनियरिंग हम समाधान क्या क्या कर सकते हैं, ये आप समाधान के अंदर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर यदि क्वेश्चन आता है आपका लैंडस्लाइड का, तो उसके अंदर ये चीजें लिख सकते हो। पहली बात तो है मिट्टी की कीलें, सोइल नेलिंग, कि मतलब जो मिट्टी होती है, जो मतलब लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां पे मिट्टी है, तो उस जगह पे बड़ी बड़ी जो स्टील की, इस तरीके की लोहे की बड़ी बड़ी कीलें हैं, तो वो लगा के और आप है ना मिट्टी को स्थिर कर सकते हो। बाद में रोक एंकर है, कि मतलब पत्थरों के द्वारा उनको है ना अच्छे से जमा के इस तरीके से रोक सकते हो। हाई टेंसाइल स्टील है, ये कीवर्ड है, आपको लिखने हैं ये। हाई टेंसाइल स्टील मतलब एक स्टील का बहुत बड़ा जाला टाइप में ऐसे बना दिया जाता है। मैं अभी ये डायग्राम दिखाऊंगा आपको, चलो साथ में ही दिखा देता हूं। जैसे ये स्टील का एक बहुत बड़ा जाल है इसके अंदर, ठीक है, और इसको है ना, इसके अंदर ये पहाड़ है, तो इसको दबा दिया है, ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो कि ये रोड है, और यहाँ पे पत्थर वगैरह ये ऐसे जमा के और इस तरीके से इसको कर दिया है, तो इससे लैंडस्लाइड है उसकी समस्या कम हो जाएगी। उसके बाद में जैसे यहाँ पे पानी वानी बहने वाला वो जगह होती है, तो उस जगह आप कभी पहाड़ों के अंदर गए हो या आप पहाड़ों से हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे इस तरीके से बना के रखते हैं। उसके बाद में जैसे मतलब ग्रास वगैरह इस तरीके से उगा के, जो मानसून सीजन है उसके बाद में इस तरीके की उग जाती है, तो लैंडस्लाइड की समस्या है वो कम हो जाएगी। और जैसे ये एक है बेली बेंचिंग और वेटिवर ग्रास, ये ग्रास वगैरह उगा दी जाती है ना, जैसे ये वाली ग्रास है, ये तो बेम्बू वाला है जो मेघालय के अंदर यूज में आता है, तो ये वाला है, तो ये बेम्बू वगैरह लगा के इस तरीके से सीडी नुमा तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है कि भाई लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो यहाँ पे। और एक वेटिवर नाम की घास होती है, तो उसको उगाया जाता है, वो क्या है कि जैसे जड़ें उसकी मजबूत होती हैं और वो मिट्टी की जो पकड़ है उसको अच्छा बना के रखती है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख सकते हो मेंस के अंदर। और ये वेस्ट बंगाल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कि पहले ऐसे लैंडस्लाइड होती थी और बाद में इसको इस तरीके से बना दिया। तो आपको ये टेक्नोलॉजी है, इनका नाम याद रखना है। सोइल नेलिंग, रोक एंकर, हाई टेंसाइल स्टील, वायर मैश, की वायर के द्वारा उनको बांध के इस तरीके से कर सकते हैं। रिटेनिंग द्वारा दीवारें हो गई, मतलब रिटेनिंग जो वॉल है वो हो गई। फिर बांस की बेंचिंग, ठीक है, ये वहां पे मेघालय के अंदर होती है। उसके बाद में वेटिवर घास है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस यही है, उसके अलावा हमारे काम का नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल सीएसआईआर और सीआरआई, ये दो संस्थाएं हैं। ये संस्था है एक, इसके अंदर ही आती है, सीएसआईआर के अंदर आती है। तो उन्होंने एक टिकाऊ सड़क के पुनर्निर्माण और गड्ढों की त्वरित मरम्मत के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। जैसे मतलब अभी क्या, जैसे मानसून के समय होता है, तो उस टाइम पे गड्ढे वगैरह हैं, तो उनके अंदर पानी भर जाता है, या फिर मान लो कि काफी सारी हम गड्ढे हैं, तो उनको भरने की कोशिश करते हैं, और थोड़े टाइम बाद में जैसे कोई गाड़ियां वगैरह निकलती हैं या बारिश आती है, तो उससे वो वापस गड्ढे वापस निकल के आ जाते हैं।
तो इसलिए क्या है कि जैसे स्टील और लोहे के जो कारखाने होते हैं उनके अंदर उनके छोटे छोटे जो मैश होते हैं, मतलब उनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे, तो उनको इन गड्ढों के अंदर भरा जाता है। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है तो जो CSIR के इनके पास में है, जो CRRI है इनके पास में है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। बस हमें क्या याद रखना है, CSIR और CRRI, इनके एक सतीश पांडे जी हैं, तो उन्होंने एक इन्वेंशन किया था इस टेक्नोलॉजी का। और इसमें क्या होता है, लोहा और इस्पात स्लैग, लोहा और इस्पात है तो उसका जो स्लैग मतलब उसका कचरा टाइप में होता है, पतला पतला, तो उसको एक एग्रीगेट करके, मतलब उसको उसके अंदर जो गड्ढे के अंदर भरने का काम किया जाता है। मान लो ये गड्ढा है, इसके अंदर ये भर दिया है, तो ये काफी टाइम तक ये सही रहता है, और ये जैसे बारिश वारिश आ गई या पानी आ गया तो उसमें खराब नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब एक तो पहली बात है कि आपको जो एनवायरमेंट है वो खराब नहीं होगा इससे, और काफी लंबे टाइम तक ये चलेगा, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर काम आएगा ये, और अपशिष्ट से हम धन बना रहे हैं, और प्रदूषण नियंत्रण भी हो रहा है कि इससे क्या है कि सड़क की स्थिति अच्छी होगी, और सड़क पे जो धूल है वो कम आएगी, और इससे वायु प्रदूषण वगैरह पर ये नहीं होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, संसाधित लोहा और इस्पात स्लैग है। ठीक है, ये आप मेंस के अंदर कहीं भी यूज में ले सकते हो इसको। अगला आर्टिकल हमारा सुपरनोवा से संबंधित है। सुपरनोवा एक ऐसी घटना होती है जिसके अंदर तारा है तो वो काफी बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर उसके बाद में जो उसका ईंधन है, जो उसके अंदर एनर्जी होती है तो वो खत्म हो जाती है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो ब्लास्ट कर जाता है। जब ब्लास्ट करता है तो वो इस तरीके से दिखता है, तो इसी को ही सुपरनोवा की घटना कहते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा तारा है, फिर ये बड़ा हुआ, और फिर उसके बाद में ये गुब्बारे की तरह काफी बड़ा हो गया, और ये रेड कलर का हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, और रेड कलर का होके और उसके बाद में ये ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होता है तो इस तरीके की हमें संरचना देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, सुपरनोवा की घटना है, तो इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक हैं तो जो ब्रह्मांड का की जो दूरी है, कि मतलब ये सुपरनोवा की घटना है तो ये कहाँ पे हुई है, तो उससे क्या है कि हमारी जो दूरी है वहां, यहाँ से जो पृथ्वी से वहां की दूरी है, तो उसको नापने के अंदर आसानी होती है। जैसे आपको पता है कि कोई गाड़ी है तो वो सामने से आ रही है, और जैसे थोड़ी थोड़ी और पास आती जाती है तो उसकी लाइट है, जो हेडलाइट है, तो वो ना हमारे पास में आती जाती है, तो हमें उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे है हमारे। तो इसी आधार पे सुपरनोवा से जो ब्रह्मांड की दूरी है कि वो नापी जा रही है। ठीक है, और इसका नाम है ये SN 2022 करके, ऐसे 23 है ये, ZCU, ये वाला सुपरनोवा है। ठीक है, तो इससे संबंधित आर्टिकल है। तो इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। साइंस टेक की जो आर्टिकल आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। देखो एरीज है, उसके शोधकर्ता है, उन्होंने किया है, ये इसका नाम है ZN 2023 ZCU। ठीक है, तो ये सुपरनोवा घटना हुई है इसके अंदर। फिर ब्रह्मांड की सटीक दूरी है उसका अनुमान लगाया जाएगा इसके अंदर, ये मैंने बता दिया कैसे लगाएंगे। उसके बाद में सुपरनोवा, ये इसकी स्थिति क्या है कि मतलब ये जो आकाश गंगा है हमारी, तो उसके यहाँ पे स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा फैक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में सुपरनोवा क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है, मैंने बता दिया आपको। जैसे उसके अंदर एक रिसाइकलिंग सेंटर भी होता है वो, कुल मिला के, कि जैसे मतलब वो फूट जाएगा, फूट गए के बाद में दूसरे जो अलग अलग तारे हैं तो वो वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब इनके अंदर क्या होता है, तारों के अंदर अलग अलग, जैसे सोना हो गया, अलग अलग जो खनिज होते हैं तो उनके भंडार होते हैं, तो वो वापस है ना उसके अंदर वापस बनते हैं, वापस बिखरते हैं, इस तरीके से ये चलता रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं, भारी तत्व वगैरह है इनके निर्माण वगैरह होता रहता है इनके अंदर। ठीक है, अब ये तीन जो है, एक तो कोर कोलैप्स सुपरनोवा टाइप IIP। ठीक है, एक ये EPM, और एक ये, इन तीनों चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, कोर कोलैप्स सुपरनोवा, ये सुपरनोवा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बड़ा होता है, फिर रेड हो जाता है, यहाँ पे रेड हो गया, तो रेड होने के बाद में लाल सुपरजाइंट तारा बन जाता है ये। इसके इसका द्रव्यमान है वो काफी बड़ा हो जाता है, जैसे सूर्य के द्रव्यमान से 8 से 17 गुना बड़ा हो जाता है। अब ये क्या है कि इसका ईंधन है, जो परमाणु ईंधन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, समाप्त कर देता है। इससे क्या है कि इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है तो वो स्वयं खत्म हो जाता है। अब इससे क्या है कि वो फट जाता है, दूर दूर हो जाता है, मूल तारा वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सुपरनोवा की घटना के बारे में बता रखा है कि इसकी क्या है कि जो कोर होती है, कोर मतलब ये अंदर जो कोर होती है, तो वो कोलेप्स कर जाती है बाद में, और इससे वो फिर फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो ये सुपरनोवा की घटना के संबंधित है। तो ये कोर मतलब कोर, फिर कोलेप्स मतलब खत्म हो गई है, और सुपरनोवा बनता है फिर। उसके बाद में एक EPM विधि है। EPM विधि क्या होती है कि ये नापने की विधि होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे हेडलाइट वगैरह वाला जो आपको बताया था कि जैसे दूर है, फिर थोड़ा और गाड़ी पास में आ रही है, थोड़ा और आ रही है, तो उससे क्या है कि इस विधि के द्वारा नापा जाता है कि कितनी दूरी है।
ये ईपीएम मेथड होता है, ठीक है। ईपीएम मतलब एक्सपेंडिंग फोटोस्फीयर मेथड, ये समझ लिया। उसके बाद में तीसरा है बोलोमेट्रिक ल्यूमिनोसिटी, मतलब जो सुपरनोवा है तो उसकी जो ल्यूमिनोसिटी है, ल्यूमिनोसिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक आपके बल्ब है, तो बल्ब की कितनी ज्यादा एक तरंग फेंकने की क्षमता है, कि मतलब आपको उससे पता चल जाएगा कि इतनी दूर ये बल्ब है। तो मतलब ल्यूमिनोसिटी मतलब उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, या मतलब उसकी जो पराबैंगनी किरणें छोड़ने ये जो भी तरीके होते हैं, तो वो कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, या फिर अलग अलग तरीके की वो किरणें छोड़ता है या प्रकाश है, उनकी सभी तरंगों के जो उत्सर्जित कुल ऊर्जा है, कि मतलब वो जो बल्ब है तो कुल कितनी ऊर्जा वो छोड़ रहा है, उससे संबंधित ये होता है बायोमेट्रिक ल्यूमिनोसिटी। बस इतना ही है, इसमें आगे चलते हैं। ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है। और अंत्योदय इन एक्शन, मतलब अंत्योदय के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं अभी 12 सालों के अंदर, उससे संबंधित ये न्यूज है। और फटाफट इसके अंदर बहुत सारी स्कीम है, वो हम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो आपकी काम की हैं, वो आप लिख लेना। तो इसमें पहला है पीएम जनमन, मतलब आदिवासियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पहले ये है कि मतलब ट्राइबल ग्रुप है उसके लिए क्या कर रहे हैं, जैसे पीएम जनमन है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये क्या है कि पीवीटीजी ग्रुप होते हैं, आपको पता है 75 है वो हमारे पीवीटीजी ग्रुप हैं, जो 18 राज्यों के अंदर और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे इसके अंदर इनको आवासीय विद्यालय, आवासीय मतलब सुविधाएं हो गई, या फिर पानी हो गया, बिजली हो गया, इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं हैं वो एक साथ में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो पीवीटीजी ग्रुप है उससे संबंधित ये स्कीम है पीएम जनमन, ठीक है। और उसके बाद में इसमें क्या है, 9 मंत्रालय और इनके 11 जो प्रोग्राम है, 9 मंत्रालय के, जैसे मतलब आवास वगैरह 11 प्रोग्राम ये हो गए, कि आवास हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इस तरीके से बहुत सारी ये मेडिकल सुविधा हो गई, मोबाइल हो गया, ठीक है। तो ये सब है। फिर उसके बाद में पीएम जुगा, पीएम जुगा है, इसकी फुल फॉर्म है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जुगा है। तो ये 2024 के अंदर स्कीम शुरू हुई थी, और इसके अंदर 17 मिनिस्ट्रीज हैं वो शामिल हैं। जैसे पीएम जनमन है तो वो तो क्या है कि सिर्फ पीवीटीजी के लिए है, और जो बाकी बच गई जो आदिवासी जनजातियां हैं तो वो बच गई हैं, तो उनके लिए ये है पीएम जुगा। और ये पूरे भारत के अंदर है, कि मतलब आपको पता है पीवीटीजी तो काफी कम जगह ही है, जैसे मतलब ये यहाँ पे लिखा होगा 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन पीएम जुगा है ये पूरे भारत के अंदर है, और 17 मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर, वो जोड़ के। और वो सेम ही चीज है, बाकी तो बाकी सेम ही है। उसके बाद में एकलव्य, इनकी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जो 6ठी से 12वीं तक आवासीय विद्यालय है वो इनके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये मैं बता चुका हूं, पहले भी आ चुका है हमारे, ठीक है। तो इसकी एक केस स्टडी दे रखी है, जो जतिन नेगी हैं, इन्होंने यहां से पढ़ के और आईआईटी जोधपुर के अंदर सिलेक्शन लिया था, ठीक है। उसके बाद में इनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, जो मतलब कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पहला है जनजातीय अनुसंधान संस्थान। ये क्या करते हैं कि उनकी जो भाषाएं हैं, या फिर उनके जो है ना दस्तावेज वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी संस्कृति होती है, इन सबको प्रिजर्व करने का काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जो आदिवासी थे उस टाइम पे, जो औपनिवेशिक काल था उस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके लिए जो संग्रहालय बनाए गए हैं, ये 10 राज्यों के अंदर 11 संग्रहालय बनाए गए हैं। बाद में जनजातीय गौरव दिवस, आपको पता है बिरसा मुंडा की जयंती होती है, तो उस टाइम पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को होता है ये, ठीक है। तो यही है, तो ये प्रिजर्व करने के लिए ये हो गया। उसके बाद में एससी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एसटी के लिए बहुत सारी चीजें हो गई। एससी के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये 2021 के अंदर शुरू हुई थी। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब इसके 3 घटक हैं वो मैं बता देता हूं। रोजगार है, इनको रोजगार प्रोवाइड करवाना है। फिर उसके बाद में इनको आवासीय शिक्षा टाइप में ये प्रोवाइड करवानी है। और फिर उसके बाद में तीसरा है इसमें आदर्श ग्राम, एक ऐसा मॉडल विलेज टाइप में इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। तो इसके आदर्श ग्राम घटक के तहत गांवों में बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, आजीविका, ऐसे अवसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, पैदा किए जाते हैं। उसके बाद में अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना, इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग मंत्रालय हैं, मतलब जो आवास मंत्रालय हो गया, या फिर कोई भी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है, तो वो एससी के लिए अपना एक एलोकेशन है वो अलग से रखती है, कि भाई 10% है वो हम एससी के लिए रखेंगे, और बाकी है दूसरों के लिए, ऐसे रखेंगे। तो ये डीएपीएससी है, ये अलग से कोई योजना नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मंत्रालय है वो अपने अपने सेक्टर हैं उस टाइप में बांट के रखते हैं, और एससी के लिए हम इतना प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए ये स्कीम है, ठीक है। वो डिसाइड पहले से करके रखते हैं। उसके बाद में शिक्षा के माध्यम से विकास क्या क्या कर रहा है, एससी के लिए क्या क्या कर रहे हैं सरकार, तो एक तो श्रेयस स्कीम है और एक श्रेष्ठ स्कीम है।
तो श्रेयस स्कीम क्या होती है, 2019 के अंदर ये लागू हुई थी, और इसमें ओबीसी, एससी, इनके जो उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए है मेनली तो ये, और उच्च शिक्षा के बाद में ये अनुसंधान वगैरह करना चाहते हैं, या फिर विदेशों के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इसके अंदर सहायता, वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इसके अंदर। बाद में श्रेष्ठ स्कीम है, तो श्रेष्ठ स्कीम है तो ये 9वीं से 12वीं तक जो उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय शिक्षा, रेजिडेंशियल एजुकेशन दिया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि 2 मोड है इसके अंदर, सिर्फ ऐसे ही दे रखा है। वैसे पहले तो एक NETS की एग्जाम होती है इनकी, उसके बाद में इनको लगभग ऐसे 80 सीटें होती हैं, तो वो उनमें से यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आवासीय विद्यालय होता है इनके लिए, एससी के लिए, तो वहां पे इनका सिलेक्शन हो जाता है कि वहां पे जाके आप आराम से पढ़ सकते हो। और जो निजी स्कूल हैं, निजी स्कूल होती हैं, उनके अंदर इनकी फ्री सुविधाएं होती हैं। फिर उसके बाद में एक मोड 2 और होता है, मोड 2 है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो एससी के लिए अच्छा काम करना चाह रही हैं, तो वो क्या है कि ऐसी रेजिडेंशियल टाइप में, स्कूल टाइप में, या स्कूल नहीं कहेंगे उनको, जो आवासीय सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं, जो शहरों के अंदर अच्छे स्कूल के अंदर कोई करवा जाना चाहते हैं, तो वो है, तो वो भी इसके माध्यम से आ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये 2 मोड हो गए इसके। तो मोड 1 के अंदर तो ये पूरी तरीके से अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जा सकते हैं, और मोड 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनको आवासीय सुविधाएं हैं, वो जैसे मतलब कोई संस्थाएं हैं तो वही प्रोवाइड करवाती हैं। तो आगे चलते हैं। आगे ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, और जो डीएनटी है, घुमंतु प्रजाति जातियां हैं, सॉरी, तो ओबीसी इनके लिए क्या है, तो पीएम यशस्वी है पहला, उसके बाद में पीएम दक्ष है, और विश्वास है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये स्कीम है। तो पीएम यशस्वी में क्या होता है कि जैसे ओबीसी है, ईबीसी है, और डीएनटी है, इनके लिए 5 घटक होते हैं, जैसे मतलब स्कूल से पहले, मतलब प्री मैट्रिक हो गया, 10वीं से पहले, 10वीं के बाद में उच्च शिक्षा के लिए, इस तरीके से 5 घटक हैं इसके। तो कॉलेज शिक्षा हो गया, छात्रावास हो गया, इस तरीके से इनको वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और 30% है वो छात्राओं के लिए होता है ये। ठीक है, कि 30% सीटें हैं वो छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं इसमें। उसके बाद में पीएम दक्ष है, पीएम दक्ष है तो वो एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी इस या सफाई कर्मचारी हैं, इनको मुफ्त और प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो उसके अंदर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जो मोड 2 वाला है ना, जो पीछे स्कीम पड़ी थी उसके अंदर मोड 2 है ना, तो उसके अंदर 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से जो वार्षिक आय कम है ना, उनके लिए ये होता है, ये जहां तक मेरे को आ रहा है याद यही है। और उसके बाद में पीएम दक्ष है, तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे एससी के लिए तो फ्री है, फिर उसके बाद में घुमंतु जातियां हैं उनके लिए भी फ्री है, और मतलब सफाई कर्मचारी हैं तो इनके लिए भी, मतलब इनके लिए फ्री नहीं है, एक तरीके से जो आय सीमा है वो नहीं है। जबकि ओबीसी और ईबीसी है, इनके लिए आय सीमा है, शायद इनके लिए तो 3 लाख है, और इनके लिए 1 लाख है, ये इनके लिए आय सीमा लगा रखी है, ये इसके अंदर दे रखा है, मैं खुद की मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाद में विश्वास योजना है, ये जो एससी हैं, ओबीसी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो इनका आय सृजन के लिए, जैसे मान लो कि ये कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आय के ऊपर जैसे मतलब सब्सिडी दी जाती है, जो इनका ब्याज लेते हैं ये, उसके ऊपर 5% की सब्सिडी दी जाती है, तो उससे संबंधित है कि 5% की ब्याज सब्सिडी, की ब्याज पे सब्सिडी दी जाती है। बाद में सीड है, ये जो घुमंतु जातियां हैं तो उनके लिए है कि आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है ये। इसके अंदर क्या होता है, जो खाना बदोश वगैरह, अर्ध खाना बदोश है, तो उनके लिए मुफ्त कोचिंग हो गया। फिर उसके बाद में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा भी हो गया, आजीविका हो गई, आवास हो गया, इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं वो इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सीड स्कीम है, ये सिर्फ और सिर्फ घुमंतु जातियां हैं उनके लिए है, खाना बदोश जातियां हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। आगे अल्पसंख्यकों के लिए एक पीएम विकास है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अब ये 5 पुरानी जो स्कीम थी, आपने कभी सुना होगा, सीखो और कमाओ योजना, उस्ताद स्कीम हो गई, हमारी धरोहर हो गई, नई रोशनी हो गई, नई मंजिल हो गई, ये सब इनके जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके लिए था। और अब इनको 500 को एक साथ में जोड़ के पीएम विकास कर दिया इसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका फोकस क्या रहता है, जो उद्योग उन्मुख कौशल, एक तो इनको कौशल प्रोवाइड करवाना, फिर उसके बाद में आधुनिक कौशल, जैसे
ये मतलब है ना, आप इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग टाइप में ड्रोन वगैरह प्रशिक्षण, इस तरीके से जो आधुनिक कौशल हैं वो भी इसके अंदर दिए जाते हैं अल्पसंख्यकों को। बाद में सफाई कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा, इसके लिए नमस्ते स्कीम ये हम कर चुके हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा वापस। ये सेफ्टिक टैंक, इसमें एक चीज थी कि जैसे पहले तो क्या है, सेफ्टिक टैंक वाले ही थे, उसके बाद में कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनको भी 2024 से शामिल कर लिया था, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना नमस्ते स्कीम में। फिर क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए आकांक्षी, आपको पता है कि मतलब पहले 112 आकांक्षी जिले थे, उनको डिसाइड किया गया था। फिर उसके बाद में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम था, वो शुरू हो गया था। अब अगला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ये पीआईबी बैकग्राउंडर की अगली न्यूज है, और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये जो GS3 का पेपर है तो इसके अंदर ये आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मतलब अहमदाबाद और मुंबई, इन दोनों के बीच में जापान की मदद है से, जापान की मदद से ये हाई स्पीड रेल है, तो ये शुरू की जा रही है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, दादर नगर हवेली है, गुजरात है, और महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे है इसकी, गुजरात के अंदर है 348 किलोमीटर। सबसे कम कहाँ है, दादरा नगर हवेली के अंदर है। इन 3 से होके ये गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में इधर क्या है, नहीं ये हमारे काम का नहीं है। टोटल इसके अंदर 12 स्टेशन होंगे, ये भी नहीं है काम का। गुजरात में 8 है, महाराष्ट्र में 4 स्टेशन है। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला हाई स्पीड रेल है, कॉरिडोर है, महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली है, इसके अंदर होगा। एक ये है शिंकानसेन, जो मतलब जापान की जो बुलेट ट्रेन है, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसी को ही कहते हैं शिंकानसेन। ठीक है, तो इसका उपयोग करके इसको विकसित किया जा रहा है। इसकी वैसे तो 350 है, लेकिन जो ऑपरेशनल है वो 320 तक जाएगी है, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इसकी। उसके बाद में जापान की जो शिंकानसेन है, जे स्लैब बेलास्टलेस ट्रैक बनाए जाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे मतलब पत्थर वगैरह इस तरह के लगा के ट्रैक के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो है ना दूसरे टाइप के है ना, एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाएगी, उसको कहते हैं जे स्लैब बेलास्टलेस ट्रैक। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है। पहली बात आपको शिंकानसेन याद रखना है, मैं हाईलाइट करके रखता हूं वैसे। एक ये टेक्नोलॉजी है, ये ट्रैक का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 90% है वो एलिवेटेड ही होगा इसमें, कि मतलब 90% है तो वो ऊपर ऊपर से ही जाएगा, ऐसे नहीं है कि ये ना रोड के ऊपर रहेगा, मतलब जमीन पे रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद में फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड, फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड के का उपयोग किया जा रहा है इसका निर्माण में। जैसे मान लो कि पहले तो पोल बना दिए, और उसके बाद में जो ये ब्लॉक है, ये जो ऊपर वाले ब्लॉक होते हैं, इनको यहां पे ले जाके रख दिया जाएगा, इनके ऊपर ले जाके रख दिया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो बस यही है कि फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड होता है, ये काम का नहीं है, ये मत करना। अब ये क्या है कि भारत की पहली अंडर सी रेल सुरंग बनाई जा रही है इसके अंदर। ये कहां पे है, थाने क्रीक के नीचे है ये, यहाँ पे आसपास में महाराष्ट्र के अंदर होगी है, और 21 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी है। ठीक है, उसके बाद में एक सुरंग निर्माण की तकनीक कौन सी है, न्यू ऑस्ट्रिन टनलिंग मेथड, NATM कहते हैं इसको, न्यू ऑस्ट्रिन टनलिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सुरंग है, तो सुरंग खोदते टाइम जो मिट्टी है तो उसको है ना साइड साइड से निकाल दिया जाता है, और नमी वगैरह को है ना उसी टाइम पे है ना बराबर करके, और वहीं पे है ना उसको एक आकार दे दिया जाता है, कि मिट्टी निकालने के साथ में ही उस सुरंग को सही कर दिया जाता है, कि जैसे मतलब उसको एक रेडी रह सके, एकदम अच्छे से परिचालन क्षमता के अंदर उसी टाइम पे कर दिया जाता है। तो ये है न्यू ऑस्ट्रिन टनलिंग मेथड। उसके बाद में उन्नत सुरक्षा प्रणाली है इसके अंदर, ये काम का नहीं है। स्वचालित वर्षा निगरानी प्रणाली, कि मतलब वर्षा यदि ज्यादा आ रही है तो उसकी ना निगरानी रियल टाइम होती है इसके अंदर। पवन गति निगरानी प्रणाली भी रखी गई है इसके अंदर, कि यदि तेज पवन आ रही है तो उसकी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ट्रेन है ऑटोमेटेड तरीके से रुक जाएगी। फिर उसके बाद में भूकंप चेतावनी, आपको पता है जापान के अंदर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां की टेक्नोलॉजी है भूकंप ना हो, उससे मतलब भूकंप की चेतावनी वाली प्रणाली ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब 28 सीस्मोमीटर लगाए गए हैं इसके अंदर। ये डेटा काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोमेटेड रेल वाला भी, रेनफॉल वाला भी है, विंड स्पीड वाला भी है, अर्थक्वेक से भी है, इस तरीके से करते हैं। बाद में अब इसके महत्व क्या क्या है, जैसे रोजगार मिलेगा काफी सारे लोगों को, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये। फिर उसके बाद में भविष्य का दृष्टिकोण क्या है कि अभी 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इनका भी बाद में विकास किया जा रहा है। ठीक है, अभी घोषणा कर दी है, बजट के अंदर की है 2026 के अंदर। बस अब एक ही न्यूज है भाई,
इसको वैसे तो बहुत डिटेल में करवाना पड़ेगा, लेकिन ये पुरानी न्यूज़ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित इसका आधार वर्ष है 2024। ये मासिक आधार पे होती है, ये अभी इस मंथ का ये डेटा है, डेटा हमारे काम का नहीं है। लेकिन आप यदि कहीं भी जैसे मतलब आपका स्टैटिक पोर्शन है तो उसके अंदर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके बारे में जरूर देख लेना, सीपीआई। ठीक है, आप देख लेना वहां पे। और इसका आधार वर्ष 2024 है, बस न्यूज तो यही थी। अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पीआईबी के अंदर ही थे। अब क्या है कि वैश्विक स्थिति जैसे मतलब विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का बाजार है भारत। ये आपको ध्यान रखना, ये पीआईबी में लिखे हुए हैं ऐसे कैसे, और सीधा यहीं से पूछता है। ये मैंने कई बार देखा है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का बाजार कहाँ है, भारत है। ठीक है, फिर हालिया वृद्धि क्या हुई है कि पवन ऊर्जा क्षमता है तो वो 6.1 गीगावाट है हमारी, इसकी रिकॉर्ड वृद्धि हो गई है। ठीक है, उसके बाद में पवन ऊर्जा के लक्ष्य है, जैसे 2030 तक है ना, हमारा टारगेट है 10 गीगावाट, और 2035 तक 155 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है। ये आपको ध्यान रखना है, 2030 तक का टारगेट और 2035 तक का टारगेट। उसके बाद में व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, जैसे मतलब 2070 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा से, वो हमने पता ही है, हमें पता है। ठीक है, वो मिशन लाइफ वगैरह उसके अंदर किए थे। अब हमारे जो एनडीसी गोल है उसके तहत है ये। और उसके बाद में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल परिशोधक रिफाइनर है। तेल परिशोधन क्षमता है भारत की वो चौथी है। और विश्व का पांचवां सबसे बड़ा परिष्कृत पेट्रोल उत्पादों का निर्यातक है। हम निर्यात कितना करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो परिष्कृत हो चुके हैं, रिफाइंड है, तो उनका उसके अंदर पांचवा है। और जो तेल परिशोधक रिफाइनरी है, रिफाइनर है, परिशोधक कितना है, चौथा है। कि मतलब हम चौथा तो रिफाइन करते हैं और उसमें, और पांचवा है वो हम निर्यात करते हैं, उसके अंदर है। ये फैक्ट है, ये आप लिख लोगे इसके अंदर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये आप करोगे, और ये एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आज सेशन खत्म करते हैं यही, थैंक यू।